प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टॉपिक पर विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की जो प्रोसेस है उसे पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज का वीडियो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विगुणन या रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर मैं कहूं तो डीएनए द्वारा अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाना या डीएनए की कॉपी बनाना, यही कहलाता है डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन। सामान्यतः आनुवांशिक सूचनाएं, आप जानते हैं कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और इसी के द्वारा आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो ये जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती हैं? देखिए, जब जनक डीएनए, जब कोई पेरेंटल डीएनए, पैतृक डीएनए द्विगुणन के द्वारा डीएनए प्रतिकृति बनाता है, डीएनए की कॉपी बनाता है, तो वो अपनी आनुवांशिक सूचनाओं को अपने संतान में भेजता है। जैसे ये एक डीएनए है और आप देख रहे हैं इस डीएनए से ये दो डीएनए आपके बन रहे हैं, तो ये संतति डीएनए है और ये बन किससे रहे हैं? इसी डीएनए से बन रहे हैं, पैतृक डीएनए से बन रहे हैं। इसी क्रिया को हम द्विगुणन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये रेप्लिकेशन होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसी के माध्यम से ये जो पेरेंटल डीएनए है ये आनुवांशिक सूचनाओं को संतति में भेज रहा है। इसी जो संतति डीएनए बन रहा है, इसी संतति डीएनए के माध्यम से ये पेरेंटल डीएनए अपनी आनुवांशिक सूचनाएं अपनी संतति को भेजता है। होता क्या है इसमें? देखिए, होता क्या है द्विगुणन में, पहले मैं एक सामान्य से बात आपको बता देता हूं किस प्रकार से होता है, फिर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, डीएनए कि दोनों चेनें, दो न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो पहले ये हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, ये दोनों चेनें क्या होती हैं? एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती हैं? एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और एक खांचे के रूप में काम करती हैं, एक टेम्पलेट के रूप में काम करती हैं। एक देखिए, ये डीएनए की चेन खुल गई, एक पेरेंटल चेन ये हो गई और एक पेरेंटल चेन ये हो गई, और ये दोनों चेनों ने क्या किया? एक खांचे के समान काम किया, एक टेम्पलेट के समान काम किया, जिस पर जो है डीएनए की दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? बन गई। आप देख रहे हैं दोनों पैतृक डीएनए की चेनों पे एक लाल रंग की अलग अलग, दोनों चेनों पर अलग अलग लाल रंग की आपकी संतति डीएनए की चेन बन गई। तो इस प्रकार से आप ये डीएनए खुलता जाएगा और इस प्रकार से ये दोनों चेनें, जो पैतृक चेनें हैं जो हरे रंग से दिखाई हैं, अलग हो जाएंगी और इस चेन के साथ यहाँ पे डीएनए और इस चेन के साथ यहाँ डीएनए, दोनों साइड डीएनए बनते जाएंगे और इस प्रकार से इस डीएनए का द्विगुणन हो जाएगा, एक डीएनए से दो डीएनए बनके तैयार हो जाएंगे। तो यही है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्रिक के अनुसार किसी डबल कॉइल्ड डीएनए में 3 प्रकार का द्विगुणन हो सकता है। ये जो डीएनए है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इनमें द्विगुणन 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? संरक्षी, जिसको हम कंजर्वेटिव कहते हैं, अर्ध संरक्षी, जिसको हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं, और डिस्पर्सिव, जिसको हम परिपेक्षी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये संरक्षी, अर्ध संरक्षी और परिपेक्षी प्रकार का द्विगुणन क्या है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये द्विगुणन जो 3 प्रकार के हैं ये क्या हैं, क्या अंतर है इनमें, इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षी की। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो पैतृक डीएनए है वो सुरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, और दूसरा डीएनए जो है उसे देखकर प्रतिलिपि के रूप में तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप इस डायग्राम में देखिए, ये पैतृक डीएनए है, ये पैतृक डीएनए की दोनों चेनें अलग हुई और संतति डीएनए बना। उसके बाद पैतृक डीएनए क्या हो गया? अलग हो गया और संतति डीएनए आपका बन गया। तो आप देखिए कि पैतृक डीएनए बिल्कुल संरक्षित रहा, सुरक्षित रहा, और संतति डीएनए बिल्कुल अलग बन गया। तो यहाँ पे पैतृक डीएनए क्या रहा? आपका संरक्षित रहा, कंजर्व रहा, कंजर्वेटिव अवस्था में रहा। तो इसी को हम कहते हैं संरक्षी, जिसमें डीएनए से संतति डीएनए बनता है। संतति डीएनए पैतृक डीएनए की प्रतिलिपि है, कॉपी है, लेकिन पैतृक डीएनए जो है क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अर्ध संरक्षी, इसके अंतर्गत बनने वाले जो डीएनए होता है उसमें दो सूत्रों में से एक सूत्र पुराने डीएनए का सुरक्षित रहता है और दूसरा सूत्र जो है नया बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आधा डीएनए क्या है आपका? संरक्षित रहता है। अब डायग्राम में देखिए, ये पैतृक डीएनए है, दोनों चेनें खुली और इन दोनों चेनों से आपके दो डीएनए बन गए। अब अगर आप इन दोनों संतति डीएनए को देखें तो इन संतति डीएनए में एक चेन आपको लाल रंग की दोनों डीएनए में दिखाई दे रही है, और ये डीएनए की जो लाल रंग की चेन है दोनों संतति डीएनए में, ये किसकी है? ये पैतृक की है। इसका मतलब क्या हुआ? आधा डीएनए दोनों संतति डीएनए में पुराना है और आधा डीएनए क्या है? नया है।
मतलब एक चेन पैतृक डीएनए की है और एक चेन क्या है, नए डीएनए की बनी है। तो इसमें जो पैतृक डीएनए है वो कितना संरक्षित है, आधा संरक्षित है, और आधा जो है क्या है, संतति डीएनए में लगा है। तो इसको हम कहते हैं अर्ध संरक्षी, जब बनने वाली संतति डीएनए में एक चेन जो है पैतृक हो और दूसरी चेन क्या हो, नई हो। यहां संरक्षी में क्या था, पैतृक डीएनए बिल्कुल अलग हो गया और संतति डीएनए बिल्कुल नया बना, यद्यपि कॉपी है इसी की लेकिन नया है। यहां पे क्या है, संतति डीएनए में एक चेन पैतृक डीएनए की है और एक चेन नई बनी है। परिप्रेक्षी में क्या होता है, इसमें पैतृक डीएनए और नया डीएनए आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे आप देखिए ये डीएनए है, डीएनए की चेनें खोली और ये संतति डीएनए बने। अब आप इसमें देखिए, इसमें पैतृक डीएनए और संतति डीएनए दोनों क्या है, आपस में मिल गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल मिल गए हैं। यहां पे तो चेन थी, एक चेन पैतृक डीएनए और एक चेन संतति डीएनए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि पैतृक डीएनए की चेन अलग दिख रही है, संतति डीएनए की चेन अलग दिख रही है। इसमें दोनों डीएनए आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। यहां ध्यान रख लीजिएगा आप कि मेसलसन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया है कि डीएनए का जो द्विगुणन है वो अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है। तो ये जो 3 मेथड हैं, इनमें से आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का द्विगुणन संरक्षी माध्यम से नहीं होता, डिस्पर्सिव मीडियम से नहीं होता, किस माध्यम से होता है, अर्ध संरक्षी माध्यम से होता है। तो डीएनए का जो द्विगुणन होता है हमेशा किस माध्यम से होता है, अर्ध संरक्षी माध्यम से होता है। और यह प्रूव किसने किया, मेसलसन और स्टॉल्स ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बात सिद्ध की है। अब हम बात करते हैं डीएनए के द्विगुणन की। अर्ध संरक्षी विधि द्वारा डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार से होता है। देखिए, पहले डीएनए के द्विगुणन की कुछ खासियत आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बता रहा हूं कि यूकैरियोटिक डीएनए में किस प्रकार से डीएनए का द्विगुणन होता है। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए का द्विगुणन है वो 3 प्रॉपर्टीज रखता है। नंबर 1, यह अर्ध संरक्षी होता है। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया कि जो बनने वाला डीएनए है उसमें 50% डीएनए कैसा है, पैतृक डीएनए होता है, ये आपको पता है। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, ये पैतृक डीएनए खुला, अब ये डीएनए एक संतति डीएनए ये बनेगा और एक संतति डीएनए ये बनेगा। तो इस डीएनए में भी 50% क्या है, ये पैतृक है, और इस संतति डीएनए में भी 50% क्या है, ये पैतृक है, और ये 50% नया बन रहा है, ये 50% नया। तो पहला ध्यान रखना कि ये द्विगुणन जो है अर्धसंरक्षीय होता है, अर्थात बनने वाली जो संतति डीएनए है उसमें 50% डीएनए क्या होता है, हमेशा पैतृक होता है। दूसरी बात, यह द्विदिशात्मक होता है। आप जानते हैं कि डीएनए में 2 चेनें होती हैं, उसकी दिशा होती है, एक डीएनए की चेन 5 से 3 होती है और एक 3 से 5 होती है। तो दोनों ही चेनों में 5 से 3 हो चाहे 3 से 5 हो, दोनों ही चेनों में डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में। ये जो चेन है जो 5 से 3 वाली है, इसमें डीएनए का निर्माण देखिए आप नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, 5 से 3 दिशा में हो रहा है। और ये वाली जो चेन है, इस चेन में डीएनए का निर्माण कहां से हो रहा है, 5 से 3 ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो एक चेन में नीचे से ऊपर की ओर डीएनए बन रहा है और दूसरी चेन में क्या बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। अभी इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि डीएनए की दोनों चेनों से आपका नया डीएनए बनता है, एक में नीचे से ऊपर बनता है, दूसरे में ऊपर से नीचे। तो दोनों ही दिशाओं में आपका डीएनए का निर्माण होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, यह अर्ध निरंतर होता है, अर्थात पैतृक डीएनए की एक चेन में तो डीएनए लगातार बनता है, परंतु दूसरी चेन में डीएनए जो है टुकड़ों में बनता है। आप देखिए, अगर ये वाली चेन आप लें, जो आपकी 5 से 3 वाली चेन है पैतृक डीएनए की, उसमें अगर आप देखें तो डीएनए आपका लगातार बनेगा। लेकिन जो 3 से 5 दिशा वाली डीएनए की चेन है, उसमें जो डीएनए बनता है वो हमेशा टुकड़ों में बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। तो इसका मतलब क्या है, अर्ध निरंतर, एक में निरंतर है और दूसरे में क्या है, अर्ध निरंतर है, लगातार नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि यह अर्धसंरक्षी है, द्विदिशात्मक है और अर्ध निरंतर है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए का द्विगुणन कहाँ हो रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक के अंदर जो आपका डीएनए होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है, हमेशा लाइनियर होता है, रेखीय होता है। अब हम आरंभ करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के मेथड को, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, या जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमें सबसे पहले उनको एक्टिवेट करना होता है। वो कोशिका द्रव्य में निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए होते हैं, हमें उनको क्या करना होता है, सक्रिय। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं कि न्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि मान लीजिए डीएनए है और डीएनए द्विगुणन के दौरान क्या होगा,
कि ये डीएनए खुलेगा। कैसे खुलेगा अभी इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए डीएनए खुला, डीएनए की दोनों चेनें क्या हो गई, अलग हो गई। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर ए है इस चेन में, तो इसका पूरक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा टी। एडेनिन के सामने कौन लगता है, थाइमिन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से। और यदि यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके ठीक सामने दूसरी चेन में क्या होता है, सी। ठीक है, हमने एंजाइमों की सहायता से ये दोनों, इनके बीच के जो हाइड्रोजन बंध थे वो तोड़ दिए और दोनों चेनों को अलग कर दिया। अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अब जो है नई चेन बननी है, एक डीएनए की इस पुरानी चेन के साथ और एक इस डीएनए की पुरानी चेन के साथ। ठीक है, और ये दोनों चेनें, जो नई चेनें अब बनेंगी द्विगुणन के दौरान, वो किससे बनेंगी, वो भी न्यूक्लियोटाइड्स के माध्यम से बनेंगी। भाई क्लियर बात है, डीएनए पूरा होगा ही तब जब आपके न्यूक्लियोटाइड्स जो है लगेंगे। तो अब ये जो चेन यहाँ पे बनी, यहाँ पे क्या होगा, जी के सामने हमें क्या चाहिए, सी, और ए के सामने यहाँ पे क्या चाहिए, टी। और ये वाली जो चेन है यहाँ पे टी के सामने क्या चाहिए हमें, ए, और सी के सामने क्या चाहिए हमें, जी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमको जो संतति चेनें बनानी है डीएनए की, वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, सक्रियण होता है, एक्टिवेशन होता है। अब ये एक्टिवेशन कैसे होता है इसको समझिए। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि सामान्यतः सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये इनएक्टिव अवस्था में साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं फास्फोराइलेज। ये फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 एटीपी अणुओं को जोड़ देता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में जो निष्क्रिय हैं उनमें 2 एटीपी अणुओं को जोड़ देता है, जिससे प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो है ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। और जैसे ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे साइटोप्लाज्म में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। पहला न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट आप देख रहे हैं, इसका मतलब कितने फॉस्फेट हैं, केवल एक। आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आप जानते हैं कि उसमें डीऑक्सी क्या है, शर्करा है, एडिनोसिन क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, और मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट है। आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होती है, एक शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। ये 3 चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और उसका अगर हम रासायनिक नाम दें तो ये होता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब एडेनिन जब न्यूक्लियोटाइड में जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर ग्वानिन जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर साइटोसिन जुड़ता है तो कहलाता है डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर थाइमिन जुड़ता है तो उस न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ ये चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं कोशिका द्रव्य में हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एटीपी के 2 अणुओं को जोड़ते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 ट्राइफॉस्फेट। इसको हम जोड़ते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स में, किस एंजाइम की सहायता से, फास्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से। जब इन इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में एटीपी जुड़ता है तो ये ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। देखिए, यहां मोनोफॉस्फेट था तो यहां पे क्या हो गया, टीपी, ट्राइफॉस्फेट। तो जब एएमपी में एटीपी जुड़ा तो ये क्या बन गया, डीएटीपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानिन वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या बन गया, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स थे उनमें एक एक फॉस्फेट था, और फास्फोराइलेज एंजाइम ने क्या किया, 2 एटीपी अणुओं को जोड़ करके प्रत्येक मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में बदल दिया। और अब ये ट्राइफॉस्फेट बन गए हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें 3 फॉस्फेट के अणु जुड़ गए हैं, लग गए हैं। तो अब ये जो है इनएक्टिव से एक्टिव अवस्था में परिवर्तित हो गया। क्लियर हो गया आपकी बात समझ में। तो पहला स्टेप क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, जिसकी वजह से प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो मोनोफॉस्फेट था अब ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो गया। अब दूसरा स्टेप है जिसको हम कहते हैं समारंभन बिंदु का अभिज्ञान या पहचान, और इंग्लिश में हम किसको कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी, रेप्लिकेशन ओरी की पहचान, शॉर्टकट में भी कई जगह लिखा है रेप्लिकेशन ओरी की पहचान। अब देखिए ये समारंभम बिंदु है क्या, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का प्रतिकृतियन, डीएनए का रेप्लिकेशन जिस विशिष्ट बिंदु से आरंभ होता है उसे हम समारंभन बिंदु या रेप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा डीएनए होता है और पूरा डीएनए एक बार में डुप्लीकेट हो ये जरूरी नहीं है, या किस भाग का डुप्लीकेशन होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए में अनेक जीन्स हैं, ठीक है ना, और किस भाग का डुप्लीकेशन होना है, किस भाग का द्विगुणन होना है, किस भाग का रेप्लिकेशन होना है, ये डिसाइड करता है रेप्लिकेशन ओरी। जहां पे समारंभन बिंदु डीएनए में होगा उसी जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होता है। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो लंबाई में छोटा होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर है तो उसमें रेप्लिकेशन जो पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है आपका, वो संख्या में कितना होता है, एक होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का डीएनए बहुत बड़ा होता है और यहां पे यूकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार के समारंभन बिंदु जो है एक से अधिक हो सकते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए कि समारंभन बिंदु क्या है, वह स्थान जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होता है उसे हम समारंभन बिंदु कहते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें एक समारंभन बिंदु पाया जाएगा और अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें एक से अधिक समारंभन बिंदु पाए जाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि समारंभन बिंदु से ही डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसी बिंदु से डीएनए की दोनों चेनों के बीच अनकॉइलिंग आरंभ होती है, विकुंडलन आरंभ होता है। देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जब डीएनए की दोनों चेनें एक दूसरे से अलग होंगी तभी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और दोनों चेनें अलग होंगी तब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो इनके बीच में जो कुंडलन है, जो एक दूसरे से फोल्डेड हैं, ये फोल्ड भी क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि समारंभन बिंदु से ही डीएनए की दोनों चेनों के बीच में जो कुंडलन है ये भी क्या हो जाएंगे, खुलने आरंभ हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, डीएनए का भेदन। इसको हम कहते हैं निक, कट या इंसिशन ऑफ डीएनए। देखिए निक का मतलब क्या है, डीएनए का जहां समारंभन बिंदु होगा वहां पर एक एंजाइम काम करता है। यह डीएनए का समारंभन बिंदु था जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होना है, तो उस बिंदु पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये डीएनए की चेन को एक स्थान से काट देता है। आप डायग्राम में देखिए, ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम ने यहाँ पे काम किया समारंभन बिंदु पे, और देखिए डीएनए की एक चेन को यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, निक कर दिया या इंसेशन कर दिया। इसी कटिंग को हम कहते हैं निक या कट होना, ठीक है। तो जहां पे समारंभन बिंदु था वहां पे एंडोन्यूक्लियर एंजाइम ने क्या कर दिया, डीएनए को कट कर दिया, और इसी स्थान को हमने क्या कहा, निक कहा। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4, डीएनए कुंडलन का खुलना या अनविंडिंग या अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। देखिए इसका क्या मतलब है, जिस स्थान पर समारंभन बिंदु पर एंडोन्यूक्लिएज ने निक किया, काटा, अब वहां से डीएनए की दोनों चेनों के बीच मौजूद जो हाइड्रोजन बंध हैं वो टूटना शुरू होते हैं, और वो हाइड्रोजन बंध जब टूटते हैं तो डीएनए की दोनों चेनों के बीच में जो कॉइलिंग है, जो कुंडलन है, वो क्या होने लगते हैं, खुलने लगते हैं, और डीएनए की दोनों चेनें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अब मान लीजिए ये मैंने डायग्राम यहाँ चेंज किया है, मान लीजिए यहाँ पे निक हुआ, यहाँ पे डीएनए कटा, और यहाँ पर एक एंजाइम ने काम किया जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। क्या कहते हैं, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, या इसको रैप प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये रैप प्रोटीन क्या करता है, डीएनए की दोनों चेनों के बीच में जो जो हाइड्रोजन बंध हैं उन्हें तोड़ना शुरू करता है। अब देखिए यहां मैंने डीएनए की दोनों चेनों को सीधा दिखाया है आपको समझाने की दृष्टि से, एक चेन 5 से 3 है, दूसरी चेन 3 से 5 है। अब ये हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, काम किया, और इनके बीच की ये जो आपके हाइड्रोजन बंध दिखाई दे रहे हैं इनको काटना शुरू कर दिया। अब आप जानते हैं कि ये दोनों चेनें जुड़ी किससे हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हैं, और जब ये दोनों चेनें के बीच के हाइड्रोजन बंध ये हेलिकेज एंजाइम काट देगा तो ये दोनों चेनें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी। अब यहां एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन से किस बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन डबल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये क्लियर है कि द्विबंध को तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और त्रिबंध को तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह है स्टेप नंबर 4। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, निक वाले स्थान से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू किया, जिससे दोनों डीएनए की जो चेनें क्या हुई, एक दूसरे से अलग होने लग गई, इनके बीच का जो कुंडलन है, कॉइलिंग जो है वो क्या होने लगी, खुलने लगी। स्टेप नंबर 5, एकल कोशिका बंधन प्रोटीन का उपयोग।
यूज ऑफ सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन को SSBP, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, हेलिकेज एंजाइम द्वारा हाइड्रोजन बंध टूटने से दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से पृथक होती हैं। यहां हेलिकेज एंजाइम ने काम किया, अब क्या हुआ, डीएनए की दोनों चेनें एक दूसरे से क्या हुई, पृथक हुई। लेकिन ये दोनों चेनों के आमने सामने क्या है, पूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आप समझिए, जब ये चेन आपकी ऐसे अलग हुई तो सीधे सी बात है, अगर यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्या था, टी था, यहाँ पे अगर जी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ये पूरक न्यूक्लियोटाइड्स तो होंगे। जब इनके बीच के हाइड्रोजन बंध को तोड़ा गया तो सीधी सी बात है, ये पहले तो जुड़े हुए थे ना, ए टी से डबल बॉन्ड से जुड़ा था, जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया, इनके बीच के बॉन्ड्स को काट दिया। तो देखिए, कटने के बाद भी हाइड्रोजन बंध के टूटने के बाद भी एडेनिन ये प्रयास करता है कि वो थाइमिन से दोबारा से बॉन्ड बना ले। ग्वानिन प्रयास करेगा कि वो साइटोसिन के साथ दोबारा से क्या करे, बॉन्डिंग कर ले। और अगर ऐसा होगा तो जो अनकॉइलिंग हुई है, जो डीएनए की दोनों चेनें अलग हुई हैं, फिर से क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो डीएनए की पृथक हुई इन दोनों चेनों को पकड़ा रहे, ताकि ये दोनों दोबारा से जुड़ ना पाए। और इनको पकड़ने का काम करती है सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। आप देखिए, ये ऑरेंज कलर से जो मॉलिक्यूल दिखाए हैं सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन के हैं, तो ये दोनों ओर लग जाएंगे और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को, जो चेनें अलग हुई हैं, उनको पकड़ कर रखेंगे, ताकि वो दोनों आपस में दोबारा जुड़े नहीं। हेलिकेज एंजाइम अपना काम करता रहेगा, हाइड्रोजन बंधों को बीच से तोड़ता रहेगा, और सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती हैं, दोनों ओर से इस रस्सी रूपी डीएनए श्रृंखला को क्या करती हैं, खींचे रखती हैं, ताकि ये दोनों आपस में जुड़े नहीं। और इस समय ये जो डीएनए है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये अंग्रेजी के वाई के आकार का आपको दिखाई दे रहा है। इस वाई के आकार की संरचना को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये ध्यान रखिएगा कि वाई के आकार का जो ये डीएनए बना है आपका, इस वाई के आकार की संरचना को हम रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जानते हैं। स्टेप नंबर 6, कुंडलन खुलने से उत्पन्न तनाव को कम करना, रिलीज ऑफ टेंशन कॉज्ड ड्यू टू अनविंडिंग ऑफ डीएनए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपको समझना है कि ये और ये दोनों चेनें खींची जा रही हैं अलग अलग, और ये क्या कर रहा है, डीएनए को बीच से काटता जा रहा है, हाइड्रोजन बंध को काटता जा रहा है। आप कभी कल्पना कीजिएगा कि अगर आपकी कोई रस्सी इस प्रकार से कॉइल्ड है, ठीक है, और आप उस रस्सी को खोल रहे हैं और खींचते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे, यहां पे क्या डेवलप होता है, तनाव होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। आप कभी देखिएगा, अगर आप किसी रस्सी को, गुंदी हुई रस्सी को खोलने का प्रयास करेंगे, एक इस सिरे को पकड़े और एक इस सिरे को पकड़े और खोलने का प्रयास करें, तो शुरुआती तौर पे तो रस्सी में क्या होगा, दोनों रस्सियां जो गुंदी हुई हैं वो एक दूसरे से क्या होंगी, खुलती जाएंगी। लेकिन आखिर में क्या होने लगेगा, एक तनाव डेवलप होगा, जिसकी वजह से रस्सी को खोलने में हमें दिक्कत आएगी। तो उसी प्रकार से डीएनए की ये दोनों चेनें प्रारंभ में तो एक दूसरे से अलग होती हैं और सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन इसको खींचे रखता है, लेकिन बाद में क्या होता है, डीएनए के पॉइंट पर, डीएनए के सिरे पर एक तनाव विकसित होता है, एक टेंशन डेवलप होता है, और ये तनाव इतना ज्यादा होता है कि वो डीएनए को तोड़ भी सकता है। अब इस तनाव को कम करने के लिए एक एंजाइम काम आता है, जिसको हम कहते हैं टोपो आइसोमिरेज, या इसे हम कहते हैं डीएनए गाइरेज। ये ब्राउन रंग से जो दिखाया है, ये टोपो आइसोमिरेज है। ये क्या करता है, इस सिरे पर लग जाता है डीएनए के, और इस टेंशन को, इस तनाव को, डीएनए की कॉइलिंग खुलने से जो तनाव पैदा हुआ, उस तनाव को कम करने का काम कौन करता है, टोपो आइसोमिरेज, ताकि डीएनए जो है टूटे नहीं। तो ये याद रखना है आपको, टोपो आइसोमेरेज, या जिसको हम डीएनए गाइरेज कहते हैं, इसका काम क्या है कि डीएनए की दोनों चेनों के बीच की जो कॉइलिंग है, उसको खोलने से जो तनाव उत्पन्न हुआ, जो टेंशन क्रिएट हुई है, उस टेंशन को क्या करना, डिसॉल्व करना, उस टेंशन को कम करना। और ये काम कौन करता है, टोपो आइसोमेरेज। अब हम बात करते हैं 7वां स्टेप, आरएनए प्राइमर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएनए प्राइमर है क्या। देखिए, आरएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, और ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम के सहयोग से बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि डीएनए प्राइमेज एंजाइम के सहयोग से ही आरएनए प्राइमर बनते हैं, और इसमें जनरली 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है कि आरएनए प्राइमर किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो डीएनए प्राइमेज एंजाइम के सहयोग से बनते हैं, और 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड्स एक आरएनए प्राइमर में होते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमेशा डीएनए के 5
से 3 जो सिरे हैं आपके, आप जानते हैं कि डीएनए में 2 चेन है, एक चेन की दिशा क्या है 5 से 3 और दूसरे की क्या है 3 से 5। तो ये जो आरएनए प्राइमर है ये डीएनए के तीसरे सिरे पर बंध बनाता है, डीएनए के तीसरे सिरे पर बंध बनाता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो डीएनए की पहली चेन को देखिए जो 5 से 3 है, ये तीसरा सिरा है, स्वतंत्र है, यहां पे हाइड्रोजन बंध नहीं है दोनों चेनों के बीच में, तो यहां पे तो आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। लेकिन ये दूसरी चेन है, इस दूसरी चेन के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये दिक्कत क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप थोड़ा समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपकी डीएनए की एक चेन ये थी, ठीक हो गया, प्रारंभ में ये चेन थी, अब ये चेन आपकी खुली। आप समझने का प्रयास करना, मान लो ये चेन आपकी खुली और ये चेन आपकी इतनी खुल गई, ठीक हो गई, इतनी खुल गई। अब ये तीसरा सिरा है और ये क्या है 5वां सिरा है। तो ये जो आरएनए प्राइमर है ये आपका यहां पे जुड़ गया, ठीक है, यहां पे तीसरे सिरे पे जुड़ गया। लेकिन अगर आप दूसरी चेन की बात करें तो यहां ये कौन सा सिरा है, अगर आप दूसरी चेन की बात करें तो दूसरी चेन में ये वाला सिरा कौन सा 5वां है ना। तो अगर हम यहां तक डीएनए खुला है, डीएनए यहां तक खुला है ना, तो ये सिरा इस चेन का क्या कहलाएगा भाई, ये 5वां सिरा है, तो इस चेन का जहां तक डीएनए खुल गया है ये सिरा क्या कहलाएगा आपका, ये सिरा कहलाएगा आपका तीसरा सिरा, ठीक है। तो ये सिरा क्या कहलाएगा आपका तीसरा सिरा। तो आरएनए जो प्राइमर है कहां जुड़ता है, तीसरे सिरे पे जुड़ता है। तो आरएनए प्राइमर अब यहां पे इस दशा में क्या होगा, इस चेन के तीसरे सिरे पे जुड़ जाएगा। आरएनए प्राइमर कहां जुड़ जाएगा आपका, यहां पे जुड़ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, दोबारा से समझ लीजिए। मान लीजिए डीएनए की ये चेन है आपकी, ये चेन आपकी खुल गई, ठीक है ना, ये चेन आपकी खुल गई, ठीक, ये तीसरा सिरा है ये इस चेन का, और ये कौन सा सिरा है 5वां सिरा है, ठीक हो गया। तो आरएनए प्राइमर यहां पे तो आके जुड़ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है तीसरे सिरे पे। लेकिन अगर आप इस चेन की बात करें तो आप देखेंगे कि डीएनए कहां तक खुला है, यहां तक ही खुला है ना, केवल अभी यहां तक डीएनए खुला हुआ है आपका। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 5वां सिरा है इस डीएनए का, तो ये कौन सा सिरा होगा इसका, तीसरा होगा इस चेन का, ठीक होगी बात। तो अगला इस चेन में आरएनए प्राइमर कहां आके जुड़ जाएगा, यहां पे आके आपका जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, अब तक डीएनए इतना ही खुला था, ठीक है ना, अब तक डीएनए आपका इतना ही खुला था। अब मान लीजिए ये डीएनए आपका थोड़ा और खुल गया। अब थोड़ा सा आप इस चीज को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपका डीएनए मान लीजिए, अभी मैं शुरू की स्थिति बताऊं, मान लीजिए आपका ये चित्र था, ये आपका इसका तीसरा सिरा था इस चेन का, और इस चेन का क्या था 5वां सिरा था। एक आरएनए प्राइमर आपका यहां जुड़ गया और इस चेन का तीसरा सिरा फिलहाल ये है। क्यों है फिलहाल ये, क्योंकि डीएनए अभी यहीं तक खुला है, डीएनए अभी यहीं तक खुला है। तो एक आरएनए प्राइमर आपका यहां पे आके जुड़ गया, ठीक है। अब यहां पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, यहां पे आपका हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है। इसने ये जो हाइड्रोजन बंध हैं इनको और तोड़ा तो डीएनए क्या हुआ आपका, अब और खुल गया, ठीक है। अब आपका डीएनए कितना खुल गया, अब आपका डीएनए आपका इतना खुल गया। तो आरएनए प्राइमर एक यहां लगा था और अब तक एक आरएनए प्राइमर आपका यहां पे लग चुका है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने इसको क्या कहा था तीसरा सिरा कहा था और हमने इसको क्या कहा था 5वां सिरा। अब आपका डीएनए यहां तक खुल गया, तो अब भाई ये वाला सिरा भी क्या है, अब ये भी तो तीसरा सिरा है ना, क्योंकि डीएनए यहां तक खुल चुका है, तो ये भी तीसरा सिरा है, क्योंकि ये 5वां, ये वाला सिरा क्या है आपका 5वां है। तो जहां तक डीएनए खुलेगा वो सिरा क्या कहलाएगा, तीसरा सिरा। तो एक आरएनए प्राइमर आपका अब यहां पे लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक चेन जो ये वाली चेन है इसमें तो एक ही आरएनए प्राइमर लग जाएगा तीसरे सिरे पर, क्योंकि दूसरा सिरा हमेशा क्या होगा 5वां, और आरएनए प्राइमर हमेशा तीसरे सिरे पर लगता है। लेकिन ये जो दूसरी चेन है, इस चेन की दिक्कत क्या है, जितना डीएनए खुलता जाएगा उतने डीएनए पे आरएनए प्राइमर बार बार लगता जाएगा, क्योंकि जब तक डीएनए यहां तक खुला था तो ये 5वां सिरा था, तो ये तीसरा सिरा था, तो यहां आरएनए प्राइमर जुड़ गया। फिर डीएनए आगे खुला तो ये तीसरा सिरा हो गया, यहां तक यहां आरएनए प्राइमर लग गया। अब ये डीएनए अगर आगे और खुलेगा तो तीसरा सिरा फिर ओपन होगा, वहां आरएनए प्राइमर लग जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 5 से 3 दिशा वाली जो डीएनए चेन है इसमें तो एक ही आरएनए प्राइमर लगेगा, लेकिन 3 से 5 ये वाली जो चेन है इसमें कई आरएनए प्राइमर जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे आरएनए प्राइमर लगते जाएंगे। तो आप देखिए एक आरएनए प्राइमर ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, और जैसे जैसे डीएनए की चेन खुलती जाएगी आरएनए प्राइमर आगे भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे क्या होते जाएंगे, लगते जाएंगे। अगला स्टेप 8, नए डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। देखिए यह कार्य नई चेन बनाने का काम जो करता है वो करता है डीएनए पॉलीमरेज
और डीएनए पॉलीमरेज को भी अगर हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो एंजाइम है वो काम करता है डीएनए की नई चेन बनाने का। और ये काम कहां से शुरू करता है? ये काम शुरू करता है वहां से जहां आरएनए प्राइमेज लगा हुआ है। जहां पे भी आरएनए प्राइमर लगा होगा वहीं से डीएनए काम करना शुरू करता है। यह शार्कों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो किसके माध्यम से जुड़ते हैं? शार्कों के माध्यम से जुड़ते हैं। अगर आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनेक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो एक चेन बनेगी। तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के शार्कों को आपस में जोड़कर चेन बनाने का काम करता है। लेकिन इस पॉलीमरेज के साथ भी एक दिक्कत है, ये हमेशा 5 से 3 दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। 5 से 3 दिशा में ही न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये 5 से 3 दिशा किसकी है? ये पैतृक डीएनए की नहीं है, ये इसकी अपनी दिशा है। जैसे डीएनए की ये चेन है आपकी 5 से 3, ठीक है, तो ये सिरा क्या है? 3। तो यहां से अगर हम चेन बनाएंगे कोई ऊपर की ओर तो उस चेन की दिशा क्या होगी? 5 से 3, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए की दोनों चेन एक दूसरे की क्या होती हैं? क्या होती है? प्रति समानांतर होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। तो अगर ये पैतृक चेन आपकी 5 से 3 है तो यहां से जो चेन बनेगी वो क्या होगी? 5 से 3 होगी। और डीएनए की पैतृक चेन अगर ये 3 से 5 है तो यहां बनने वाली चेन क्या होगी आपकी? 3 से 5 होनी चाहिए, 5 से 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी पैरेलल होती हैं। अब क्या होगा यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि देखिए यहां एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। और वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो डीएनए की 5 से 3 चेन है इसका जो तीसरा सिरा है यहां पे तो आरएनए प्राइमर लग गया और यहां से डीएनए पॉलीमरेज द्वारा डीएनए की चेन, नई चेन जो है लगातार बनती रहेगी। जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा चेन बनती रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया कि आरएनए प्राइमर इस चेन पर एक ही लगा है आरएनए प्राइमर, और डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से अपना काम शुरू कर दिया और अपना डीएनए बनाता रहा। लेकिन ये जो दूसरी चेन है इसके साथ बहुत दिक्कत है। इसके साथ दिक्कत क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई मान लीजिए फिलहाल डीएनए आपका केवल इतना ही खुला है, ठीक है ना। तो यहां पे आरएनए प्राइमर एक लग गया और एक आरएनए प्राइमर आपका यहां पे लग गया, ठीक हो गया। तो जो आपका पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये किस दिशा में काम करता है? 5 से 3। तो अगर डीएनए का ये सिरा 3 है तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम यहां से काम करेगा, ये तो ठीक है ना, ये 5 से 3 की ओर लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो दूसरी चेन है इसका ये सिरा कौन सा है? 5 है ना, और ये सिरा कौन सा है? 3 है। और यहां पे डीएनए आपका आरएनए प्राइमर पहले से लगा हुआ है। तो यहां पे जब डीएनए की दूसरी चेन बनेगी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा तो वो कहां से कहां बनेगी? ऊपर से नीचे की ओर बनेगी। क्यों? क्योंकि इस चेन का ये सिरा क्या होगा? 5, और ये सिरा क्या होगा? नीचे वाला 3 होगा। आप बात समझ रहे हैं? तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो डीएनए की चेन है आपकी, इस चेन में डीएनए जो है आपका छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। क्यों बनता है आप खुद समझ लीजिए। भाई देखिए यहां पे क्या है, डीएनए अभी आपका यहां तक खुला ना, अभी तक आपका डीएनए कहां तक खुला है? यहां तक खुला है ना। तो यहां पे प्राइमर लग गया और यहां से डीएनए नीचे की ओर बनना शुरू हुआ। इस चेन में डीएनए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि नीचे दिशा, अगर इसकी दिशा यहां 3 है तो बनने वाले डीएनए की दिशा यहां से क्या होगी? 5। तो ये दिशा 3 है तो ये 5, तो ये 5 से 3 की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस चेन में, जो दूसरी चेन में है, इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसका निचला सिरा क्या है? 5 है ना। और डीएनए की नई चेन कहां से बनती है? हमेशा 5 से 3। तो इसका ऊपरी वाला सिरा क्या होगा? 3। तो इसके सामने जो सिरा बनेगा नई डीएनए का वो 5 होगा। तो उसमें डीएनए की चेन का निर्माण कहां से होगा? 5 से 3, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होगा। अब यहां आरएनए प्राइमर लगा है, ठीक हो गया। तो ये एक आपका नया डीएनए बन गया। अब क्या हुआ? अब आपका जो डीएनए है वो थोड़ा सा क्या हुआ? और खुल गया। अब आप समझिएगा, आपका डीएनए क्या हो गया? आप थोड़ा सा और खुल गया, ठीक है। अब आपका डीएनए और खुल गया। तो अब यहां पे तो आरएनए प्राइमर ये लगा हुआ था, एक आरएनए प्राइमर आपका ये लगा हुआ था, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें तो डीएनए नीचे से ऊपर आपका बनता जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है, डीएनए बनता जाएगा, डीएनए खुलता जाएगा, डीएनए बनता जाएगा। लेकिन यहां पर अब तक डीएनए कहां तक खुला था? यहीं तक खुला था ना। तो यहां से नीचे की ओर डीएनए आपका बन गया, इतना ही तो बनेगा। और ये सिरा क्या कहलाएगा आपका? 5 से 3। तो ये सिरा हुआ 5 और ये सिरा क्या हुआ इसका? 3, ठीक है। इतना ही डीएनए बना। अब आगे का डीएनए खुल गया। जब आगे का डीएनए खुल गया तो क्या होगा? आरएनए प्राइमर, जहां तक डीएनए खुला है वहां पे आरएनए प्राइमर एक और आके लग गया नया, ठीक है। और ये सिरा क्या कहलाएगा? इस पैतृक डीएनए का तीसरा कहलाएगा। और यहां पे ये सिरा क्या कहलाएगा? आपका 5 हुआ।
तो जैसे ही आरएनए प्राइमर दूसरा लगा तो अब डीएनए पॉलीमरेज फिर से क्या करेगा, इस 5 से 3 की ओर जो है, 5 से 3 की ओर नीचे की ओर एक और डीएनए, नया डीएनए बना देगा। तो अब आप अगर देखें तो आप यह पाएंगे कि पैतृक डीएनए की ये वाली जो चेन है, इसमें तो डीएनए 5 से 3 लगातार बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लगातार बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जो दूसरी चेन है, इसमें डीएनए 5 से 3 ऊपर से नीचे बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है और टुकड़ों में बन रहा है। जितना डीएनए खुल गया पैतृक, पहले उतने की चेन बन गई नीचे की ओर, फिर डीएनए खुला ऊपर की ओर, अगला आरएनए प्राइमर लगा, फिर डीएनए नीचे की ओर बना। अब अगला डीएनए, ये डीएनए ऊपर की ओर खुलेगा, फिर एक और आरएनए प्राइमर लगेगा और फिर डीएनए नीचे की ओर नया बनेगा। तो दूसरी ओर डीएनए क्या बन रहा है आपका, टुकड़ों में बन रहा है, लगातार नहीं बन रहा, टुकड़ों में बन रहा है। अब इस डायग्राम में समझिए, देखिए ये आरएनए प्राइमर है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, लगातार चेन ऊपर की ओर बन रही है 5 से 3 दिशा में। लेकिन ये जो दूसरी चेन है, इसका निचला सिरा 5वां है और ऊपरी सिरा क्या है, 3रा है। तो मान लीजिए पहले यहां तक डीएनए खुला, यहां तक डीएनए खुला, तो पैतृक की ये 5 है, ये 3 हिस्सा था, तो ये तीसरे के ठीक सामने आरएनए प्राइमर जुड़ा और अब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, यहां 5 से 3 की ओर मूवमेंट किया और नई डीएनए की चेन बना दी। ये देखिए नई डीएनए की चेन बन गई। तो इसकी दिशा अगर पैतृक की 5 से 3 है तो इसकी दिशा क्या होगी, यहां पे इसका ये वाला हिस्सा क्या होगा, 5 से 3। ये नीचे से ऊपर जा रहा है 5 से 3 और ये ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका ये सिरा क्या होगा 5 और ये सिरा क्या होगा 3, इसका ये सिरा 5, इसका ये सिरा होगा 3। अब डीएनए ऊपर और खुला, ठीक है, तो यहां पे फिर आरएनए प्राइमर लग गया और इस आरएनए प्राइमर से फिर डीएनए पॉलीमरेज में जुड़ा और उसने नीचे की ओर डीएनए बना दिया, ठीक हो गया। फिर थोड़ा डीएनए और खुला, एक और आरएनए प्राइमर जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज ने फिर से यहाँ पे नया डीएनए बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो चेन है दूसरी वाली, इस चेन में आप देखिए ये जो नए डीएनए बन रहे हैं टुकड़ों में बन रहे हैं और इस चेन में ये जो डीएनए बन रहा है ये लगातार बन रहा है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीएनए लगातार बन रहा है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि लगातार बन रहा है, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और ये जो डीएनए जो टुकड़ों में बन रहा है, इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए लगातार नहीं बन रहा, ये कंटिन्यूअस नहीं बन रहा, ये टुकड़ों में बन रहा है। जितना जितना डीएनए खुलता जा रहा है उतने उतने डीएनए का संतति डीएनए बन रहा है 5 से तीसरी दिशा में, ठीक है ना। तो ये टुकड़ों में बन रहा है, इसलिए हम इस चेन को क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखिए यहां एक बात आपको और समझने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए का निर्माण कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का, नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कर रहा है। आपको ये भी पता है कि डीएनए स्ट्रैंड के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज ये न्यूक्लियोटाइड्स लगाकर ये जो नया डीएनए बना रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड्स कौन से हैं? देखिए ये वही न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हमने शुरू में क्या किया था, सक्रिय किया था। जिन न्यूक्लियोटाइड्स में हमने एटीपी के 2 मॉलिक्यूल जोड़ करके एक्टिवेट किया था, ट्राइफॉस्फेट बनाए थे। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, यहाँ पे जो जुड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को जो एक्टिवेट हुए हैं, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को जो एक्टिवेट हुए हैं उनको जोड़ करके ये डीएनए की नई चेन बनाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज आपका लगेंगे, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या करेंगे, उन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को, जो सक्रिय हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं को जोड़ करके डीएनए की चेन का निर्माण करेंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये जो डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बने इस तरफ ऊपर से नीचे की ओर, ये टुकड़ों में बने और ये टुकड़े आपके कहलाते हैं ओकाजाकी कण। ये ध्यान रखिएगा, डीएनए के जो ये नए टुकड़े इस साइड बने, इधर तो डीएनए आपका रेगुलर बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर लगातार बन रहा है, लेकिन जो ऊपर से नीचे की ओर डीएनए बन रहे हैं ये टुकड़ों में बन रहे हैं। जितना जितना डीएनए खुलता जा रहा है उतने उतने डीएनए के नए नए स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं। तो ये जो टुकड़े बन रहे हैं डीएनए के, इनको कहते हैं ओकाजाकी कण। अब ये ध्यान रखिएगा, एक और एंजाइम है जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, इन डीएनए के टुकड़ों के बीच में जो गैप होता है उसको भरने का काम करता है। वो जो पूरक न्यूक्लियोटाइड्स हैं एक्टिवेट, उन पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को यहां डालता है बीच में और इस गैप को भरता है। जैसे 2 ईंटों के बीच में हम सीमेंट डाल के भरते हैं, उसी प्रकार से डीएनए के ये जो ओकाजाकी कण है इनके बीच में पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके भरता है और उसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो गैप है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। ये निकटवर्ती 5 और तीसरे सिरे को जो है आपस में जोड़ देता है और इस प्रकार से ये जो ओकाजाकी कण हैं आपस में जुड़ जाते हैं और इधर तो लगातार डीएनए की चेन बनी गई है नई, इधर भी डीएनए की चेन बन जाती है जिसको हम लैगिंग चेन या डिसकंटिन्यूअस चेन के नाम से जानते हैं।
एक बार डीएनए के रेप्लिकेशन मेथड को पूरा इस डायग्राम में आप समझ लीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि डीएनए की निकिंग हुई, डीएनए में एक एंजाइम ने काम करना शुरू किया, जिसे हेलिकेज एंजाइम कहा। उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, दोनों चेनें एक दूसरे से अलग हो गई। टेंशन को कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज लग गया, दोनों चेनें एक दूसरे से दोबारा ना जुड़ें, इसलिए ये प्रोटीन सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लग गए, जिन्होंने डीएनए की दोनों चेनों को क्या करा, खींच लिया। अब डीएनए के तीसरे सिरे पर, पैतृक डीएनए के तीसरे सिरे पे आरएनए प्राइमर लग गया। ये जो सिरा है तीसरा, तो इस पे आरएनए प्राइमर लग गया। लेकिन जो दूसरी चेन है, इसमें तीसरे सिरे बार बार बदलते रहेंगे, क्योंकि पहले मान लीजिए डीएनए यहां तक खुला था, तो ये तीसरा सिरा होगा, ये पांचवा सिरा होगा, तो इस तीसरे सिरे पर आरएनए प्राइमर लग गया। फिर डीएनए यहां तक खुला, तो इस तीसरे सिरे पर आरएनए प्राइमर लग गया। फिर डीएनए यहां तक खुला, तो इस तीसरे सिरे पर आरएनए प्राइमर लग गया। और फिर डीएनए यहां तक खुला, तो ये तीसरे सिरे पर प्राइमर आरएनए लग गया। तो इस प्रकार से इस चेन पर अनेक आरएनए प्राइमर लग जाते हैं, जबकि इस चेन पर केवल एक ही आरएनए प्राइमर लगता है, क्योंकि पैतृक डीएनए का ये तीसरा सिरा होगा और ये सिरा बार बार क्या कहलाएगा, पांचवा सिरा ही कहलाएगा। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमेशा आरएनए प्राइमर से डीएनए बनाना शुरू करता है, और वो हमेशा किस दिशा में होता है, 5 से 3। अब पैतृक डीएनए जो ये है, इसकी दिशा ये क्या है, नीचे से अगर देखें तो 3 से 5 है, नीचे से ऊपर जाने पे, तो बनने वाली चेन की दिशा क्या होगी, 5 से 3। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लग गया और इसने यहाँ से 5 से 3 दिशा में डीएनए बनाना शुरू कर दिया। ये डीएनए लगातार बनता रहेगा नीचे से ऊपर की ओर, इसलिए इसको हम लीडिंग चेन या कंटिन्यूअस चेन कहते हैं। लेकिन ये जो चेन है, इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो डीएनए है यहां तक खुला था जब पहले, तो ये आरएनए प्राइमर था, और इस आरएनए प्राइमर ने क्या किया, यहां पे तीसरे सिरे पे जुड़ गया, और आरएनए प्राइमर पे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा और उसने ऊपर से नीचे की ओर डीएनए बनाना शुरू कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर डीएनए बनाना शुरू कर दिया। दूसरी चेन में आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए का निर्माण कहां हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन गया। फिर डीएनए आपका कहां तक खुला, यहां तक खुला था, ये आरएनए प्राइमर जुड़ गया आपका नीले रंग का। अब डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से यहां तक आपका अगला डीएनए का टुकड़ा बनाया। फिर उसके बाद आपका डीएनए कहां तक खुल गया, यहां तक खुल गया, आरएनए प्राइमर जुड़ गया, और डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से डीएनए ऊपर से नीचे की ओर बनाना शुरू कर दिया। फिर आपका यहां तक डीएनए खुला, ये आपका आरएनए प्राइमर जुड़ गया, और यहां से डीएनए नीचे की ओर जो है डीएनए पॉलीमरेज ने नया डीएनए बनाना शुरू कर दिया। तो दूसरी चेन में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि डीएनए जो है टुकड़ों में बनेगा। और ये टुकड़ों में क्यों बन रहा है, क्योंकि डीएनए जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे तीसरे सिरे पे, इस चेन के तीसरे सिरे पे आरएनए प्राइमर जुड़ता जाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5 से 3 दिशा में। तो आप ये देख के चलिए कि अगर ये चेन का ये सिरा 5 है, तो ये सिरा क्या होगा, ऊपरी वाला 3, तो इसके सामने जो नई चेन बनेगी उसका 3 के सामने क्या सिरा कहलाएगा, 5। तो इस चेन में डीएनए कहां से बनेगा, नई चेन में डीएनए कहां से कहां बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऊपर से नीचे की ओर चेन बनाएगा नए डीएनए की, ठीक है। और जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे डीएनए के टुकड़े बनते जाएंगे। तो इन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाजाकी कण। अब ये जो चेन है जो लगातार बनी, इसको हम लीडिंग चेन या कंटिन्यूअस चेन कहते हैं, और ये जो चेन बनी टुकड़ों में, इसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग चेन या डिसकंटिन्यूअस चेन। अब इन चेनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को भरने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये क्या करता है, इन टुकड़ों के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है और इसको भर देता है, और बाद में इन टुकड़ों के नाइट्रोजन क्षारों के बीच के बॉन्ड को बनाने का काम कौन करता है, वो करता है डीएनए लाइगेज। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि डीएनए की दोनों पैतृक चेनों में संतति डीएनए बन गया है। तो एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन गया। यहां आप ये भी देख रहे हैं कि डीएनए जो बनने वाले दोनों डीएनए, उसमें एक चेन पैतृक है, देखिए इस डीएनए में भी ये चेन पैतृक है, ये नई बनी है, और इस डीएनए बनने वाले डीएनए में भी ये चेन पैतृक है और ये चेन जो है नई बनी है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अर्धसंरक्षी होता है। दूसरा मैंने आपको शुरू में बताया था कि द्विदिशात्मक। तो देखिए इसमें डीएनए कहां से बन रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, और इस चेन में डीएनए कहां से बन रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो दोनों दिशाओं में हो रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसलिए हमने इसको द्विदिशात्मक कहा। तीसरा अर्धनिरंतर कहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लगातार नहीं बन रहा, डिसकंटिन्यूअस है, अर्धनिरंतर है। आधा डायरेक्ट बन रहा है और आधा डायरेक्ट नहीं बन रहा, लगातार नहीं बन रहा, इसलिए हम इसको अर्धनिरंतर कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने डीएनए डुप्लीकेशन या जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।